हेलो क्लास, चलो शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारी वीडियोस का कोई ऑर्डर नहीं है और वो ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि तरीके से चलने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो जो चैप्टर हमें इजी लगेगा, जो चैप्टर लगेगा कि हम जल्दी स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर और पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, हम उन चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे, बाकी चैप्टर्स को हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो क्लास 10th के इस चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे जो ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, और बाकी क्वेश्चंस अगर रह जाते हैं हमारे पास तो वो इसके आसपास ही घूमते हैं या इसी तरीक़ों से वो होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? पॉल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। इसने 2-3 चीज़ें बता दी हमें। एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है हमारे पास, ठीक है, जो भूमि पर 2√3 मीटर लंबी एक छाया बना रहा है, और सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। 2 तरह के कोण होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और हिंदी के अंदर इन्हें क्या कहते हैं? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इस क्वेश्चन के अंदर अब सीधा सीधा आपको ये करना है, आपका 50% क्वेश्चन खत्म हो जाता है अगर आप इसका सही से डायग्राम बना लेते हो। तो सारा ध्यान सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने पर रखना है और जो जो चीज़ें इसने बताई है उसको अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बनाते रहो, क्योंकि अगर आपने दिमाग के अंदर उसकी इमेज क्लियर बना ली तो आप उसे पेपर पर ड्रॉ कर लोगे। सबसे पहले तुम इस चीज़ को देखो कि इसने क्या कहा। एक पोल हो गया हमारे पास 6 मीटर ऊंचा और वो एक शेडो ले रहा है ज़मीन पे 2√3 की। तो मतलब ये हमारे पास 6 मीटर है और ये 2√3 है। हमने इस लाइन को मिला लिया और हमारा ये त्रिभुज बन गया। हम त्रिभुज का नाम दे लेते हैं इस ट्राइंगल को AB और C, जिसमें हमारा B जो है ये 90 डिग्री बना हुआ है और ये हमारे पास थीटा है, ठीक है। ये हमारे पास थीटा हो गया। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आधा काम तुम्हारा हो गया, क्योंकि तुम्हारे पास 90% चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर हैं। अब इसने क्या पूछा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है, उन्नयन कोण बताना है, और उन्नयन कोण होता है ये वाला। हमारे पास जो थीटा हमने इसके अंदर लिखा है वो हमारा उन्नयन कोण हो गया। तो उन्नयन कोण के लिए अब हमारे पास क्या करना है? हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इस P को इसे कहते हैं और इसे कहते हैं हम बेस। ये तल है हमारे पास जो कि बेस होता है, और ये हमारे पास लंब है जो कि परपेंडिकुलर होता है। और P और B 2 चीज़ों में होता है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन, कोस और टेन का एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये याद रखने की एक ट्रिक है, वरना P ये परपेंडिकुलर होता है, B बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। साइन के केस में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस के केस में बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है और बेस है। तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर tan थीटा का सीधा। तो tan थीटा बराबर हो गया हमारे पास AB अपॉन BC, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। AB ये भुजा हो गई और BC नीचे वाली हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 6, बेस की वैल्यू 2√3। तो इसे जब हम कट करेंगे तो 2 से इसे डिवाइड करा 3 से इसको काटा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास √3। अच्छा, tan थीटा की जो वैल्यूज है, सबसे पहले ना तुम्हें एक टेबल है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, उनके मानों को याद करना पड़ेगा। और अगर वो याद भी नहीं करती तो उनको बनाने का, पेपर के अंदर अगर तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं है तो उनको बनाने का एक तरीका होता है। वो तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल दूंगा। उस चीज़ को याद कर लेना, उस चीज़ को, तरीके को सीख लेना, क्योंकि बिना उनके आप आंसर्स नहीं निकाल पाओगे। अब हमारे पास जैसे आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 आ गया, तो तुम्हें पता होना चाहिए tan थीटा की किस वैल्यू पे, यानी कि √3 आता है। थीटा की किस वैल्यू पे आंसर √3 आएगा। तो थीटा की tan 60 के ऊपर ये √3 आता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 60 डिग्री। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारे पास? अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द फुट ऑफ लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, देन द लेंथ ऑफ लैडर इज। एक सीढ़ी है दीवार के साथ लगी हुई है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर। सीधी सी बात है। तो ये उसके पास कुछ बेस होगा, ये हमारे पास कोई दीवार है, ठीक है, और ये हमारे पास ये सीढ़ी लगी हुई है। जैसे अगर A, B और C में इसको मान दे दूँ, तो A और C जो है वो हमारे पास सीढ़ी है और वो एक दीवार के साथ उन्नयन कोण पे लगी हुई है, जो उन्नयन कोण इसने दे दिया हमें 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ एलिवेशन इसने हमें दे दिया 60 डिग्री।
द फुट ऑफ लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। उसने ये कहा सीढ़ी के जो पैर हैं यानी कि ये वाला हिस्सा ये दीवार से कितना दूर है, 2.5 मीटर दूर है। तो ये आपका 2.5 मीटर हो गया। और अब इसने पूछी है सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, यानी कि इस AC की वैल्यू कितनी होगी, इसने ये पूछी है हमारे पास। तो हमारे पास दो चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं, दो चीज़ें अगर हमें गिवन है तो हम कुछ भी निकाल लेंगे। अब AC क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है, ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, बेस है। हाइपोटेनियस और बेस हमें किस चीज़ में मिलता है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था हाइपोटेनियस ये रहा और बेस ये रहा, तो हम इस टाइम यूज़ करेंगे कोस को। कॉस के केस में क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे सबसे पहले कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हमारे पास BC और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास AC, और BC की वैल्यू कितनी हमारे पास 2.5 और AC की वैल्यू हमें निकालनी है। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, इसमें पुट करते हैं कोस 60 डिग्री बराबर 2.5 अपॉन में AC। अब यहाँ पे फिर से तुम्हें इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन AC, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, तो AC इज इक्वल्स टू 5 मीटर। सिंपल। दो तीन चीज़ें हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका डायग्राम तुम्हें अच्छे से बनाना है, और ये 1 या 2 क्वेश्चन करने से नहीं आएगा, तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन क्वेश्चंस की। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग के अंदर डायग्राम बन जाया करेगा। और दूसरी चीज़, तुम्हें रेशियोज याद होने चाहिए और 1-2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, और इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, सीधा डायग्राम बनाओ, वैल्यूज़ रखो और आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। इसके अंदर BC की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस है तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें। सिंपल है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे ABE और दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पे DEC। तो सबसे पहले जो है ट्राइंगल DEC ट्राइंगल को देख लेते हैं। तो इसके अंदर 10, 45, और मैंने यहाँ पे 10 ही क्यों लिया, 10 इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे P है और नीचे मुझे बेस B की ज़रूरत है, और P और B यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो 10 के अंदर आता है। तो और 45 इसलिए क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 है, जो ओनियन कोन है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 80 बटे में EC। 80 हो गया ये परपेंडिकुलर, और बेस है हमारे पास, हमें इस ट्राइंगल का लेना है। तो ये जो ट्राइंगल है, हमें इस ट्राइंगल का बेस कितना हो गया EC हमारे पास, तो ये आ गया। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC बराबर 80 मीटर। आधा पार्ट हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल हम देखेंगे, इन ट्राइंगल ABE को देखेंगे। इसके अंदर भी हमें वही चीज़ें करनी है। अब हमारे पास फ़र्क देखना बस थोड़ा सा, एंगल हमारे पास है पर हमारे पास P नहीं है, हमारे पास है H और हमें ज़रूरत है बेस की। अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था H और बेस जो है वो कोस के अंदर आता है, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। बेस की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, तो बेस ना लिख के हम इसे BE लिखेंगे, जो कि इसकी वैल्यू है, जो कि इसका मान है, और H जो है हमारे पास वो है AE, यानी कि ये वाली भुजा। अब इस वाली भुजा के अंदर जो है BE का मान हमें निकालना है अपॉन में 100। cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BE अपॉन 100। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2 BE अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 उधर जाएगा, BE इधर जाएगा, ट्वाइस ऑफ BE इज इक्वल्स टू 100, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो BE इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 यानी कि 50 मीटर। सेकंड पार्ट हो गया हमारे क्वेश्चन का। अब ये वाली जो साइड है ये हमारे पास आ गई 50 और ये वाली साइड आ गई हमारे पास 80, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 130 मीटर। तो क्या साइड चाहिए थी हमें चाहिए थी BC, जो कि होती है BE प्लस EC के बराबर। BE का मान हमने अभी निकाला है 50 मीटर,
और ई सी का मान हम पहले निकाल चुके थे 80 मीटर, 50 और 80 20 सी की वैल्यू कितनी हो गई 130 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, इफ द टावर इज 60 मीटर हाई। ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, हाइट बतानी है बिल्डिंग की। अब इसके अंदर तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है तुम्हारे पास एक मीनार है, ठीक है, मीनार यानी कि टावर है, और दूसरी चीज़ है तुम्हारे पास एक भवन यानी कि बिल्डिंग। अब तो सीधा सीधा तुम्हें एक डायग्राम बनाना है इसका। अब इसने क्या बताया, एक मीनार के पाद बिंदु यानी कि जो बेस है उसका जो तल है उससे भवन के शिखर को यानी कि भवन के टॉप को देखना है, और उसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ड्रॉ कर ली। अब इसने क्या बताया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब इस बिल्डिंग का टॉप तो ये है। अब इसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे पास बिल्डिंग, इधर जो हम ड्रॉ करेंगे वो होगा हमारे पास एक टावर, ठीक है, बिल्डिंग यानी कि ये हमारे पास है भवन और ये हमारे पास है मीनार। अब इसने क्या कहा, मीनार के पाद बिंदु से यानी कि इससे भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं और इस बेस को मिला लेते हैं तो ये जो कोण है ये 30 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। और अब सेकंड पार्ट इसने क्या कहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। अब इसने बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे एक लाइन मिला दी और इसने कहा है इसका उन्नयन कोण है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये यहाँ पे 60 डिग्री है। तो इसका डायग्राम हमारा बन गया, इसका नाम रखते हैं अब, ये ए हो गई, ये बी, सी और ये डी। अब इसने क्या पूछा तुमसे, इसने कहा टावर अगर 60 मीटर ऊंचा है, यानी कि टावर थी हमारी ये वाली चीज़, तो ये है 60 मीटर। और ये लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि कौन सी बिल्डिंग थी और कौन सा टावर था। वो 60 मीटर है। अब उसने पूछा क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछी है, यानी कि इसने ये वाली साइड पूछी है कितनी आएगी, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसके अंदर भी तुम्हारे पास दो ट्राइंगल है जिससे तुम्हें चीज़ें निकालनी है। पहला तो ट्राइंगल जो तुम्हारा बी डी और सी आएगा, जिसके पास तुम्हारे पास एक साइड है और एक एंगल है, तो तुम बेस निकाल लोगे, ठीक है। अब तुम बेस निकाल लोगे इसका बी सी निकालने के बाद जो तुम्हारा दूसरा ट्राइंगल है ए बी और सी, तो उसमें तुम्हारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी। पहली चीज़ होगी तुम्हारे पास बेस बी सी, दूसरी चीज़ एंगल, तो फिर तीसरी चीज़ उससे निकाल लोगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को देखेंगे, इन ट्राइंगल बी डी सी में देखेंगे हम, हमें क्या क्या लेना है। परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस हमें चाहिए। परपेंडिकुलर बेस के केस में दोबारा से हम 10 60 लेंगे, जो कि हमारे पास डी सी अपॉन बी सी, ठीक है, डी सी यानी कि परपेंडिकुलर और बेस अपॉन बी सी। तो डी सी और बी सी हो गए। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन बी सी, क्योंकि बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता। अब बी सी को मैं उधर ले आता हूँ और √3 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो बी सी इज इक्वल्स टू 60 अपॉन में √3, जिसको जब हम कट करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 20√3। तो बी सी की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 20√3। अब सेकेंड पार्ट क्या रह गया, यानी कि ये आ गई हमारे पास 20√3, ये वाली जो साइड है बी सी। अब देखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी। अब जो ये पहले छोटे वाला ट्राइंगल है हमारे पास ए बी और सी, अब हम इसको देखेंगे। इसके अंदर जो है इसमें भी हमें परपेंडिकुलर की ज़रूरत है और बेस हमारे पास है, तो 10 ही यूज़ करेंगे हम। 10 एंगल कितना है इसके अंदर, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी। ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस इसका, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ए बी का मान हमें निकालना है, ए बी रख लिया, नीचे बेस आ गया। बेस कितना था हमारे पास 20√3। अब सामने सामने हम चीज़ों को काट सकते हैं, तो मैं √3 से √3 को कट कर लेता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 को इसके सामने ले आते हैं। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर। क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें कैलकुलेशन ज़्यादा लगे, बट ये कैलकुलेशन ज़्यादा सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो 2-3 चीज़ें इसके अंदर हैं, बट अगर एक बार तुमने डायग्राम बना के तुम्हें डायग्राम बनाना समझ आ गया तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ वर्टिकल टावर ऑफ हाइट 20 मीटर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन and is surmounted by a vertical flag staff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are 45 and 60 respectively. Find the value of h.
यानी कि 20 मीटर ऊंची एक मीनार है जो कि क्षैतिज तल पर खड़ी है, जिसके ऊपर h मीटर ऊंचा एक ध्वज दंड सीधा खड़ा है। ठीक है, यानी कि एक तुम्हारे पास बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक जो है झंडा लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या बताया इसने, तल के किसी बिंदु से ध्वज दंड यानी कि झंडे के निचले और ऊपरी सिरों पर उन्नयन कोण दे दिया। अच्छा, तो ये तो सिंपल सा लग रहा है। एक बिल्डिंग है हमारे पास, ये हमारे पास कोई टावर है, इस टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, नीचे किसी बिंदु से इन 2 पॉइंट्स पे, यानी कि एक तो इस पॉइंट से इस बिंदु को मिला दो और एक फ्लैग स्टाफ झंडे के ऊपरली बिंदु से इस पॉइंट को मिला दो। 2 कोण बता दिए इसने हमें, कितने कितने बनेंगे, 45 और 60 डिग्री। मतलब ये कोण जो छोटे वाला ऑब्वियसली 45 होगा। ठीक है, और जो बड़ा कोण है जो ऊपर से बनता हुआ आ रहा है वो है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 ट्राइंगल हो गए। तो सबसे पहले इनका नाम रखना शुरू करते हैं, ये A, ये B, ये C और ये D, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम कर क्या रहे हो। अब इसने टावर की हाइट दे दी इसने हमें 20 मीटर, क्वेश्चन के अंदर जो बताया है 20 मीटर ऊंचा एक मीनार है हमारे पास। तो B और C वो मीनार है, तो ये 20 मीटर हो गया हमारे पास। इसकी हाइट h है जो हमें निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज की वजह से हमें h मिलेगा। बड़े वाले त्रिभुज का हमारे पास पूरा कोई भी मान नहीं है, तो हम सबसे पहले बेस निकालेंगे CD, और वो किससे निकलेगा, छोटे वाले त्रिभुज से निकलेगा। तो छोटे वाला त्रिभुज क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल BC और D, परपेंडिकुलर और बेस ही है हमारे पास, जो कि परपेंडिकुलर लंब 20 है हमारे पास और बेस हमें इसमें निकालना है अभी। ठीक है, तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो गया हमारे पास, BC अपॉन CD, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बराबर BC की वैल्यू 6, और यहाँ पे आ गया हमारे पास CD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD उधर चला जाएगा और CD का मान आ गया हमारे पास 20 मीटर। या फिर शॉर्ट ट्रिक समझो एक, तुम सीधी सीधी, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक कोण 45 डिग्री का दिया हुआ है इस चैप्टर में, तो इसका जो P है वो B के बराबर होता है हमेशा। अगर tan 45 है इस ट्राइंगल के अंदर, तो परपेंडिकुलर बेस के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही आएगा हमेशा। बस शर्त ये है कि ये जो कोण है 45 डिग्री का होना चाहिए। पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया इसके अंदर। अब सेकंड वाले पार्ट में इसमें क्या करना है तुम्हें, दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम बड़े वाला ट्राइंगल AC और D को देखेंगे। इसके अंदर tan 60 है, क्योंकि बड़ा कोण 60 था, बराबर AC बटे में CD। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और AC इस पूरे का मान कितना आएगा, h प्लस 20 बटे में 20, क्योंकि CD जो हमने अभी निकाला उसकी वैल्यू है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 उधर चला जाएगा, ये हो गया 20√3 बराबर में h प्लस 20। ठीक है, अब h को इधर की तरफ ले आएंगे और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो h बराबर कितना हो गया हमारे पास, 20√3 माइनस 20। ठीक है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 20 रूट कॉमन ले लिया हमने, √3 माइनस 1 मीटर। ये तुम्हारा आंसर है। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि चीज़ें बहुत बड़ी हैं, क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। क्वेश्चन बिल्कुल भी बड़े नहीं है, पढ़ने की थोड़ी सी मेहनत है उनकी। एक बार तुमने पढ़ के डायग्राम बना लिया, इजी पीजी क्वेश्चन है बिल्कुल। पढ़ो, सॉल्व करो, डायग्राम बनाया, आंसर लिख लो सीधा। एक ट्राइंगल होगा या 2 ट्राइंगल होंगे, और जो भी साइड पूछी उसके हिसाब से रेशियो को यूज़ करा और आंसर निकाल लिया। 2 चीज़ें तुम्हारे पास गिवन होगी, तीसरी चीज़ तुम्हें निकाल ली होगी। इससे आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं मिल सकते तुम्हें। बोर्ड्स आ गए हैं, अपने आप को थोड़ा सा टाइट कर लो, सीरियस होकर बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए, और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। बाकी ऑल द बेस्ट अपने पेपर्स के लिए भी और तैयारी के लिए भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।